हेलो लिसनर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरी आवाज। और आप सभी के लिए मैं लेकर के आ गई हूँ एक नई ऑडियो सीरीज और इस सीरीज का नाम है अधूरे अफसाने। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ सुभाष चंद्र बोस और एमिली की प्रेम कहानी की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के उस पल की जब जेल में उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और कैसे यही घटना उन्हें यूरोप ले गई। वहाँ उन्होंने सिर्फ इलाज नहीं करवाया बल्कि आजादी की लड़ाई के लिए एक नया मोर्चा भी तैयार किया। और ये साल था 1932। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस जेल में बंद थे। फरवरी के महीने में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा और आखिरकार उन्होंने बोस को इलाज के लिए यूरोप भेजने की इजाजत दे दी। हालांकि एक शर्त थी, इलाज का सारा खर्च उनके परिवार को उठाना होगा। बोस यूरोप पहुंचे और वियना में इलाज कराया, लेकिन वे सिर्फ आराम करने नहीं आए थे। उन्होंने फैसला किया कि वे यूरोप में रह रहे भारतीय छात्रों को आजादी की लड़ाई में एकजुट करेंगे। इसी दौरान उन्हें एक यूरोपीय प्रकाशक से द इंडियन स्ट्रगल किताब लिखने का ऑफर मिला। भारत की आजादी की लड़ाई पर आधारित थी। अब किताब लिखने के लिए बोस को एक ऐसे सहयोगी की तलाश थी जो अंग्रेजी अच्छी तरह जानता हो और टाइपिंग भी कर सकता हो। उनके दोस्त डॉक्टर माथुर ने उन्हें दो लोगों का नाम सुझाया। बोस ने पहले उम्मीदवार को बुलाया, लेकिन इंटरव्यू के दौरान वे संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने दूसरे उम्मीदवार को बुलाया और यहीं से कहानी में आता है एक दिलचस्प मोड़। और वह दूसरा उम्मीदवार थी, यानी कि दूसरी उम्मीदवार थी एमिली शेंकल, 23 साल की एक खूबसूरत ऑस्ट्रियाई युवती। बोस ने उनसे मुलाकात की और उन्हें यह काम दे दिया। जून 1934 से एमिली शेंकल ने सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करना शुरू किया। बोस उस समय 37 साल के थे। एमिली बेहद समझदार और मेहनती थी। वो बोस के साथ बैठकर उनके नोट्स टाइप करती, अनुवाद में मदद करती और किताब के हर पेज को संवारने में उनका साथ देती। लेकिन दोस्तों, इस मुलाकात का असर सिर्फ किताब तक सीमित नहीं रहा। इससे पहले तक सुभाष चंद्र बोस का पूरा ध्यान सिर्फ अपने देश की आजादी पर था। उनके जीवन में निजी रिश्तों के लिए शायद ही कोई जगह बची थी, लेकिन एमिली शेंकल उनकी जिंदगी में एक नया तूफान लेकर आई थी। यह मुलाकात सिर्फ एक पेशेवर रिश्ता नहीं रहा, यह धीरे धीरे दोस्ती और फिर एक गहरे रिश्ते में बदलने लगा। आने वाले सालों में एमिली सिर्फ उनकी सहायक नहीं रही, बल्कि वे सुभाष चंद्र बोस की निजी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई। उनकी यह कहानी हमें यह दिखाती है कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी इंसान होता है, जिसे प्यार, दोस्ती और सहारे की जरूरत होती है। सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरत चंद्र बोस के पोते सुगत बोस ने अपने मशहूर ग्रंथ हिज मैजेस्टीज अपोनेंट सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियाज स्ट्रगल अगेंस्ट एम्पायर में लिखा है कि एमिली से मुलाकात के बाद बोस के जीवन में एक नाटकीय परिवर्तन आया। इससे पहले उन्हें कई बार प्रेम और शादी के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनका जीवन केवल भारत की आजादी को समर्पित था। लेकिन एमिली शेंकल की खूबसूरती और मासूमियत ने मानो सुभाष पर जादू कर दिया। सुगत बोस अपनी किताब में एमिली के हवाले से लिखते हैं कि प्यार की पहल सुभाष चंद्र बोस की ओर से हुई थी
और धीरे धीरे उनके रिश्ते गहरे होते गए। 1934 के मध्य से लेकर मार्च 1936 तक यानी कि 1934 टू मार्च 1936 तक ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया में हमारे रिश्ते और मधुर होते गए। एमिली शेंकल का जन्म 26 जनवरी 1910 को ऑस्ट्रिया के एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। शुरुआत में एमिली के पिता को यह पसंद नहीं था कि उनकी बेटी किसी भारतीय के यहाँ काम करे, लेकिन जब उन्होंने खुद सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात की तो उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि विरोध खत्म हो गया। एमिली और सुभाष का रिश्ता अब केवल पेशेवर ना रहकर एक गहरे भावनात्मक बंधन में बदल चुका था। जाने माने विद्वान रुद्रांशु मुखर्जी ने अपनी किताब नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स में सुभाष और नेहरू की जिंदगी को एक समानांतर सफर की तरह पेश किया है। दोनों के जीवन में कई समानताएं थीं, दोनों ही विदेश में पढ़े थे, दोनों ने आज़ादी की लड़ाई को अपना जीवन समर्पित किया था। लेकिन जहां नेहरू का राजनीतिक रास्ता कांग्रेस के भीतर रहा, वहीं बोस का रास्ता अधिक क्रांतिकारी होता गया। एमिली से हुआ प्रेम शायद बोस के जीवन को थोड़ा और मानवीय और संतुलित बनाने वाला मोड़ था। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि एमिली शेंकल ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन में प्यार और भावनाओं का एक नया रंग भर दिया, लेकिन ये रिश्ता आसान नहीं था। यह एक ऐसा रिश्ता था जिसे दुनिया से छुपाना जरूरी था। आज हम बात करेंगे उस बेहद खास पत्र की जो सुभाष चंद्र बोस ने एमिली को लिखा था। ये एक ऐसा पत्र जिसे आप उनके जीवन का सबसे सुंदर प्रेम पत्र कह सकते हैं। जाने माने इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी की किताब नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स का एक अध्याय है टू वीमेन एंड टू बुक्स। इसमें उन्होंने लिखा है कि सुभाष और एमिली ने शुरुआत से ही स्वीकार कर लिया था कि उनका रिश्ता बेहद अलग और मुश्किल रहेगा। दोनों के पत्रों में इस्तेमाल किए गए शब्द भी यही दर्शाते हैं। एमिली उन्हें मिस्टर बोस लिखती थी और बोस उन्हें मिस शेंकल या पर्ल शेंकल लिखते थे। यह नाम केवल औपचारिकता नहीं थी, यह उस समय की सच्चाई थी जब सुभाष चंद्र बोस को अपनी पहचान और अपने रिश्ते को गोपनीय रखना पड़ता था। यूरोप में उन्हें कई देशों से मदद मांगनी पड़ी थी, सैन्य संघर्ष की योजनाएं बनानी थी और इसके बीच एक निजी प्रेम संबंध को निभाना आसान नहीं था। लेकिन दोस्तों, सुभाष के दिल में एमिली के लिए भावनाएं कितनी गहरी थी, यह समझने के लिए हमें एक बहुत खास पत्र देखना होगा। यह पत्र पहले कभी प्रकाशित नहीं हुआ था। एमिली ने इसे खुद सुभाष के भतीजे शिशिर कुमार बोस की पत्नी कृष्णा बोस को सौंपा। यह पत्र 5 मार्च 1936 का है और इसकी शुरुआत इन शब्दों से होती है। माय डार्लिंग, समय आने पर हिम पर्वत भी पिघलता है, ऐसा भाव मेरे अंदर अभी है। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, यह बताने के लिए कुछ लिखने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। और आगे इस पत्र में बोस लिखते हैं, मुझे नहीं मालूम कि भविष्य में क्या होगा। हो सकता है पूरा जीवन जेल में बिताना पड़े, मुझे गोली मार दी जाए या फांसी पर लटका दिया जाए। हो सकता है मैं तुम्हें कभी देख ना पाऊँ, हो सकता है मैं तुम्हें कभी देख ना पाऊँ, कभी पत्र ना लिख पाऊँ, लेकिन भरोसा करो तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, मेरी सोच और मेरे सपनों में रहोगी। अगर हम इस जीवन में नहीं मिले तो अगले जीवन में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दोस्तों सोचिए, भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाला यह इंसान कैसा गहरा और सच्चा प्रेम अपने दिल में लिए जिए जा रहा था, और उन्होंने इस खास प्रेम पत्र में अपने दिल की बात कह डाली।
लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस पत्र के अंत में बोस ने कुछ ऐसा लिखा जो उनके प्यार की गहराई को और भी स्पष्ट करता है। मैं तुम्हारे अंदर की औरत को प्यार करता हूँ, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ। तुम पहली औरत हो जिससे मैंने प्यार किया। और इस पत्र के अंत में बोस ने एमिली से इसे नष्ट कर देने का अनुरोध भी किए थे, लेकिन एमिली ने इसे हमेशा संभाल कर रखा, शायद इसलिए क्योंकि यह पत्र सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं थे, ये सुभाष चंद्र बोस के दिल की गहराई से निकला हुआ इजहारे मोहब्बत था। इतिहासकारों का कहना है कि एमिली के प्यार में सुभाष पूरी तरह से डूब चुके थे। उनके घनिष्ठ मित्र और राजनीतिक सहयोगी एससीएन नाबियार ने सुगत बोस को बताया था, सुभाष एक आइडिया वाले शख्स थे, उनका पूरा ध्यान भारत को आजादी दिलाने पर था। अगर कभी भटकाव की बात हुई तो वह सिर्फ एक बार था, जब वे एमिली से मोहब्बत में पड़े। वह उनसे बेहद प्यार करते थे, डूबकर मोहब्बत करने जैसा था उनका प्रेम। दोस्तों, यह बयान हमें दिखाता है कि यह रिश्ता केवल आकर्षण नहीं था, बल्कि एक गहरी आत्मिक मोहब्बत थी। सुभाष चंद्र बोस की मनोदशा उस समय कैसी थी, इसे हम एक और पत्र से समझ सकते हैं जो उन्होंने अप्रैल या मई 1937 में एमिली को लिखा था। इस पत्र को उन्होंने पूरी तरह कैपिटल अक्षरों में लिखा था, शायद इसलिए ताकि उनके शब्दों में भावनाओं का वजन और गहराई महसूस हो। पत्र में उन्होंने लिखा था, पिछले कुछ दिनों से तुम्हें लिखने को सोच रहा था, लेकिन तुम समझ सकती हो कि मेरे लिए तुम्हारे बारे में अपने मनोभावों को लिखना कितना मुश्किल था। मैं तुम्हें केवल यह बताना चाहता हूँ कि जैसा मैं पहले था वैसा ही अब भी हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। तुम हमेशा मेरे साथ हो, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें ये भी नहीं बता सकता कि इन महीनों में मैं कितना दुखी रहा, कितना अकेलापन महसूस किया। केवल एक चीज मुझे खुश रख सकती है, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या यह संभव होगा। इसके बाद भी दिन रात मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सही रास्ता दिखाए। दोस्तों, यह पत्र सिर्फ प्रेम का इजहार नहीं है, यह एक ऐसे इंसान का दिल है जो अपने जीवन को आजादी की लड़ाई के लिए दांव पर लगाए बैठा है, लेकिन दिल में प्रेम की भावना भी जलाए रखता है। सुभाष चंद्र बोस की यह भावनात्मक गहराई हमें याद दिलाती है कि इतिहास के इस महानायक ने भी कभी प्यार किया था, से इस प्यार की उम्मीद में जीते भी रहे। इतिहासकार बताते हैं कि एमिली और सुभाष के बीच की दूरी और अकुलाहट इतनी गहरी हो गई थी कि जब वे अगली बार मिले तो उन्होंने आपस में शादी करने का फैसला कर लिया। एमिली ने खुद कृष्णा बोस को बताया था कि 26 दिसंबर 1937 को अपने 27वें जन्मदिन पर उनकी और सुभाष चंद्र बोस की शादी ऑस्ट्रिया के बदगास्तिन में हुई, जो इन दोनों का पसंदीदा रिजॉर्ट था। लेकिन यह शादी पूरी तरह गोपनीय रखी गई। कृष्णा बोस के मुताबिक एमिली ने शादी की तारीख बताई, लेकिन इसके बारे में कोई और जानकारी कभी साझा नहीं किया। हाँ, सुभाष और एमिली की बेटी अनीता बोस ने यह जरूर बताया कि उनकी मां ने इस मौके पर पारंपरिक भारतीय दुल्हन की तरह माथे पर सिंदूर लगाया था। इतनी गोपनीय थी यह शादी कि जब उनके भतीजे अमी बोस बदगास्तिन में उनसे मिलने पहुंचे तो उन्हें एमिली बस एक सहायक ही लगी, न कि उनकी चाची। इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी का मानना है कि सुभाष ने यह रिश्ता गुप्त रखा ताकि इसका असर उनके राजनीतिक कैरियर पर ना पड़े, क्योंकि 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। किसी विदेशी महिला से शादी की खबर उनकी राजनीतिक छवि पर असर डाल सकती थी। प्रख्यात लेखक नीरज सी चौधरी ने भी अपनी किताब थाई हैंड
ग्रेट एनार्क इंडिया 1921 टू 1951 में लिखा है। यह उनकी निजी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं चौंक गया। इतना ही नहीं, शिशिर कुमार बोस की पत्नी और 3 बार सांसद रही कृष्णा बोस ने सुभाष और एमिली की कहानी पर किताब लिखी और ट्रू लव स्टोरी एमिली एंड सुभाष, जिसमें उनके प्रेम संबंध का दिलचस्प और भावुक विवरण मिलता है। सुभाष एमिली को प्यार से बाघिनी भी कहा करते थे। हालांकि कई बार सुभाष अपने विचारों और बौद्धिक स्तर पर एमिली से आगे महसूस करते थे और कभी-कभी इसे जाहिर भी कर देते थे। फिर भी यह रिश्ता बना रहा, क्योंकि यह सिर्फ आकर्षण नहीं था, बल्कि एक गहरे प्रेम और सम्मान पर टिका हुआ रिश्ता था। कृष्णा बोस ने अपनी किताब में लिखा है कि सुभाष चाहते थे कि एमिली भारत के कुछ अखबारों और पत्रिकाओं के लिए वियना से रिपोर्ट लिखना शुरू करे। सुभाष के कहने पर एमिली ने द हिंदू और मॉडर्न रिव्यू के लिए कुछ लेख लिखे, लेकिन एमिली समाचारों का विश्लेषण करने में सहज नहीं थी। सुभाष कई बार उनसे कह दिया करते, तुम्हारा लेख ठीक नहीं था, उसे नहीं छापा गया। दोस्तों, यह केवल आलोचना नहीं थी, बल्कि सुभाष का एक तरीका था एमिली को गंभीर और अनुशासित बनाने का। इसका एक और उदाहरण हमें 12 अगस्त 1937 को लिखे गए पत्र में मिलता है। इसमें सुभाष एमिली से लिखते हैं, तुमने भारत के बारे में कुछ किताबें मंगाई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन किताबों को तुम्हें देने का कोई मतलब है। तुम्हारे पास जो किताबें हैं वह भी तुमने पढ़ी नहीं। जब तक तुम गंभीर नहीं होगी तब तक पढ़ने में तुम्हारी दिलचस्पी नहीं होगी। वियना में तुम्हारे पास कितने ही विषयों की किताबें जमा हो गई हैं, पर मुझे मालूम है तुमने उन्हें पलट कर भी नहीं देखा होगा। यह पत्र हमें बताता है कि सुभाष सिर्फ एक प्रेमी नहीं थे, वे एमिली को बौद्धिक रूप से विकसित देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि एमिली सिर्फ उनका साथ ना दे, बल्कि उनकी सोच और मिशन को भी समझे। फिर भी इन छोटी छोटी बातों का उनके रिश्तों की गहराई पर कभी असर नहीं पड़ा। सच्चाई यही है कि सुभाष चंद्र बोस और एमिली एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। 1934 से 1945 के बीच उनका रिश्ता महज 12 साल तक चला और इनमें से वे 3 साल से कम समय ही साथ रह पाए। बाकी समय उनके रिश्तों को पत्रों, यादों और इंतजार ने संभाले रखा। बल्कि यह रिश्ता एक ऐसा बंधन था जो दूरी और समय की परीक्षा पर भी खरा उतरा। सुभाष चंद्र बोस और एमिली शेंकल की प्रेम कहानी अब अपने सबसे खूबसूरत और भावुक पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। 29 नवंबर 1942 को उनके प्यार की सबसे बड़ी निशानी जन्मी, यानी एक बेटी, जिसका नाम रखा गया अनीता। यह नाम भी खास था। इटली के क्रांतिकारी नेता गैरिबाल्डी की बहादुर पत्नी अनीता गैरिबाल्डी के सम्मान में। अनीता गैरिबाल्डी अपने पति के साथ कई युद्धों में शामिल हुई थी और उनकी पहचान एक साहसी निडर योद्धा की थी। सुभाष और एमिली ने अपनी बेटी का नाम रखकर मानो उसे भी वही हिम्मत और जज्बा देने की कामना की थी। सुभाष चंद्र बोस दिसंबर 1942 में वियना पहुंचे और अपनी बेटी को पहली बार देखा। उस खुशी का अंदाजा लगाइए। एक ऐसा इंसान जो अपना पूरा जीवन भारत की आजादी के लिए समर्पित कर चुका था, अब एक पिता के रूप में अपनी नन्ही अनीता को गोद में लिए खड़ा था। इसके बाद उन्होंने अपने भाई शरद चंद्र बोस को बंगाली में लिखा एक खत भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के बारे में जानकारी दी। लेकिन दोस्तों, यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि इसके तुरंत बाद सुभाष चंद्र बोस अपने अगले मिशन पर निकल गए और यह उनका एमिली और अनीता से आखिरी मिलन साबित हुआ। वह फिर कभी वापस नहीं लौटे। एमिली ने यह सब
सहा। उन्होंने अपनी बेटी अनीता को अकेले पाला, एक छोटे से तार घर में नौकरी करते हुए उसे पढ़ाया लिखाया और जर्मनी का मशहूर अर्थशास्त्री बनाया। उन्होंने कभी भी सुभाष चंद्र बोस के परिवार से मदद नहीं ली और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सुभाष के रिश्ते की गोपनीयता को भी पूरी तरह निभाया, जैसा कि सुभाष खुद चाहते थे। एमिली शेंकल ने सुभाष चंद्र बोस की यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी और साल 1996 में दुनिया को अलविदा कह दिया। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, यह एक संकल्प और बलिदान की कहानी है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी व्यक्तिगत खुशियों को भारत की आजादी के लिए न्यौछावर कर दिया और एमिली शेंकल ने उस प्यार को आखिरी सांस तक संजोए रखा। आज अनीता बोस एक मशहूर अर्थशास्त्री हैं जो अपने पिता की विरासत को दुनिया के सामने सम्मान के साथ पेश करती हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी सिर्फ रणभूमि पर जीती नहीं जाती, कभी कभी यह दिलों और रिश्तों की कुर्बानी से भी लिखी जाती है। सुभाष चंद्र बोस और एमिली शेंकल की यह कहानी केवल दो इंसानों के प्यार की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे रिश्ते की दास्तान है जिसमें मोहब्बत थी, संघर्ष था, बलिदान था और सबसे बढ़कर भारत की आजादी के लिए एक गहरा समर्पण था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी व्यक्तिगत खुशियों से ऊपर भारत की आजादी को चुना। वह पति बने, पिता बने, लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना था अपनी मातृभूमि को आजाद देखना। एमिली शेंकल ने अपनी पूरी जिंदगी उस सपने की यादों को संजोए रखा। उन्होंने अकेले अपनी बेटी अनीता को पाला, उसे पढ़ाया लिखाया, सम्मानजनक जीवन दिया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने वही गोपनीयता निभाई जो सुभाष चाहते थे। आज जब हम आजाद भारत में जीते हैं तो हमें सिर्फ नेताजी की राजनीतिक उपलब्धियों को ही नहीं बल्कि उनके दिल की गहराइयों को भी याद रखना चाहिए, उनके सपनों, उनके बलिदान और उनके उस प्यार को भी जिसने उन्हें और भी उससे ज्यादा बड़ा एक इंसान बनाया। अगर आपको यह ऑडियो सीरीज पसंद आई हो तो इस ऑडियो सीरीज को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।